नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं जॉब एटर्नल। और चलिए फटाफट करते हैं खबरों की शुरुआत। और खबरों की शुरुआत के सिलसिले में सबसे पहले और अहम खबर आ रही है यूपीएससी से। आपको बताना चाहेंगे कि यूपीएससी ने यूपीएससी मेंस की परीक्षा के आयोजन के समय और सारणी के नोटिफिकेशन को सार्वजनिक कर दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि 8 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में इस परीक्षा का आयोजन होगा। साथ ही साथ 8 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में 2 शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सुबह 9 से 12, उसके बाद दोपहर 2 से 5 के बीच में 2 पालियों में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी यूपीएससी प्री के एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके लिए यूपीएससी मेंस में सम्मिलित होने जो भी विद्यार्थी जा रहे हैं, उन सभी के लिए जरूरी सूचना है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है कोरोना महामारी के अंतर्गत लॉकडाउन से। आपको बताना चाहेंगे कि 2 नवंबर से लगभग सभी सरकारी, गैर सरकारी और गैर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल को धीरे धीरे सिलसिलेवार तरीके से खोलने का काम किया जा रहा है विभिन्न राज्य में। लेकिन आंध्र प्रदेश से बुरी खबर है कि स्कूल तो खुल गए, 2 या 4 दिन ही हुए स्कूल खुले हुए, और इसी बीच में लगभग 550 से भी ज़्यादा की संख्या में आधिकारिक रूप से वहाँ पे विद्यार्थी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और जो शिक्षक हैं उनकी भी संख्या 850 से ज़्यादा है। आपको बताना चाहिए कि आंध्र प्रदेश से ये जो खबर आ रही है, ये अभी सार्वजनिक खबर है। आंध्र प्रदेश हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये न्यूज़ अवेलेबल है। संख्या और भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन संख्या इससे कम नहीं होंगे, क्योंकि ये संख्या आधिकारिक तौर पे पुष्टि की गई है आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा। आपको बताना चाहेंगे कि धीरे धीरे 2 नवंबर से तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेज को खोलने का काम किया जा रहा है। ऐसे में आंध्र प्रदेश से ये बुरी खबर आ रही है कि कोरोना की स्थिति काबू में नहीं है। अब आपको हम आंकड़ा देते हैं पूरे हिंदुस्तान का। लगभग अभी पूरे हिंदुस्तान में 88 लाख के आसपास लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें रिकवरी रेट 77 लाख के आसपास का है। लेकिन 1.25 लाख लोगों की मौत भी हो चुकी है। हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर यह आंकड़ा मौजूद है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बताना चाहेंगे कि अगली खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सार्वजनिक तौर पर यह ऑफिशियल बयान जारी किया है कि मई से पहले 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन कदापि नहीं हो सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि अमूमन फरवरी और मार्च के महीने में 10th और 12th के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। लेकिन कोरोना महामारी के मद्देनजर रखते हुए ये पूरा का पूरा साल ही चौपट हो चुका है। साल में यूँ तो 12 महीने होते हैं, लेकिन सिर्फ 3 महीने ही ये साल को अंकित किया जाएगा अर्थव्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रखते हुए। जनवरी, फरवरी, मार्च, 23 मार्च के बाद से लॉकडाउन चल रहा है। लगभग 7 महीने तक गंभीर लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे स्कूलों की खुलने की कवायद शुरू की गई थी। आपको बताना चाहेंगे कि सीबीएसई ने और साथ ही साथ अन्य राज्य के सरकारी स्कूलों ने भी ये फैसला लिया था कि लगभग 30% के आसपास सिलेबस की कटौती की जाए। लेकिन अभी भी 30% सिलेबस कम करने के बाद भी फरवरी और मार्च के महीने में कभी भी कदापि भी नहीं हो सकते हैं बोर्ड की परीक्षाएं। ये सार्वजनिक रूप से शिक्षा मंत्रालय की तरफ से स्पष्टीकरण है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि सेशन भी बढ़ेगा। सेशन बढ़ेगा कम से कम मई के फर्स्ट वीक तक। 10th और 12th की बोर्ड की परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए विद्यार्थियों के लिए मई तक के सेशन को बढ़ाया जाएगा। लगभग 150 दिनों का वर्किंग क्लास अटेंड करना अनिवार्य होगा, जिसमें से अटेंडेंस रिकॉर्ड 75% मायने रखे जाएंगे। लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो बंद नहीं होंगे। ऑनलाइन क्लासेस को निरंतर जारी रखा जाएगा। जो भी अभिभावक और जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास अटेंड करने में इच्छुक नहीं है, वो ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है बिहार चुनाव से। आपको बताना चाहेंगे कि 243 विधानसभा पर चुनाव संपन्न हो चुका है। 3 तारीखों के दरमियान 243 विधानसभा के विभिन्न जगहों पे मतदान किया गया। आपको बताना चाहेंगे कि इस बार मतदान में और चुनाव के बीच का जो फासला है वो आने वाले समय में स्मृतियों में अंकित किया जाएगा। इसके लिए चुनाव को खास माना जाएगा। बिहार चुनाव को याद भी किया जाएगा, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना के कारण पूरा का पूरा देश बंद पड़ा था, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आधिकारिक रूप पे तय समय अनुसार गाइडलाइंस जारी करते हुए चुनाव करवाया। लेकिन मेन और अहम खबर है विपक्ष और प्रतिपक्ष से। आपको बताना चाहेंगे कि पहले विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने यह ऐलान किया कि जैसे ही हमारी सरकार सत्ते में आएगी, सबसे पहला काम हम 10 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। ये बड़ी और अहम खबर है।
एक तरीके से इसको हम चुनावी एजेंडा भी मान सकते हैं। विपक्ष ने जो घोषणा पत्र को जारी किया है उसमें सबसे पहले इस बात को अंकित किया है कि 10 लाख बेरोजगार युवाओं को बिहार सरकार रोजगार देने का काम करेगी अगर हमें एक मौका मिलता है तो। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो सत्ता नशी हुक्मरान सियासतदान हैं, जो लोग सत्ता पे कायम है, जदयू और बीजेपी की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने भी इसका दांव खेलते हुए कहा कि 10 लाख जो बेरोजगार युवाओं हैं जिनका रोजगार देने का काम विपक्ष की सरकार सत्ता में आने के बाद करेगी, तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि उनके पास बजट कहां से आएगा। 10 लाख रोजगार के लिए पर मंथ सैलरी की व्यवस्था वो कहां से करेंगे। लेकिन ठीक 2 दिन के बाद जब बिहार की जनता का मूड इस तरफ से स्विंग करता हुआ दिखा, तो ठीक उसी वक्त बीजेपी ने भी दावा कर दिया कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो 19 लाख रोजगार निकाले जाएंगे। अब बड़ा सवाल पूछना चाहिए तमाम बिहार के नागरिकों द्वारा कि पिछले 15 साल से आपकी सरकार सत्ता में है, जदयू के साथ एक तरीके से संलग्न होकर सरकार चल रही है, तो ऐसी स्थिति में 15 साल का समय क्या कम था। पिछले 15 साल में कितने रोजगार निकाले गए। अगर 15 साल में भी सरकार राज करने के बाद रोजगार नहीं निकाल पाई और तब वो और 5 साल का समय मांग रही है 19 लाख रोजगार को देने के लिए, तो कहीं ना कहीं सरकार पे सवालिया निशान खड़ा होना लाजमी है। लेकिन बात कुछ भी हो, इस बात में कितना भी दम हो, बात ये चुनावी जुमला हो या घोषणा पत्र में अंकित किया हो, लेकिन अगर जो भी नए सरकार का बिहार में सिरमौर पर इबादत होता है, वो सरकार से यही उम्मीद होनी चाहिए उन तमाम युवाओं के लिए कि जब वो आए सत्ता में तो युवाओं के लिए जरूर सोचें, रोजगार के अवसर को जरूर प्रदान करें, रिक्त वैकेंसियों पे जल्द से जल्द काम किया जाए। तो युवाओं के लिए दोनों सरकार की तरफ से अच्छी खबर है। जो भी सरकार आएगी वो रोजगार के क्षेत्र में अब जरूर ध्यान देगी, क्योंकि अब सरकारों को भी ये बात समझ में आ चला है कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान राष्ट्रवादी के तमाम मुद्दों पे अब चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो आज की इस विशेष पेशकश से बस इतना ही। आप देखते रहिए जॉब इटर्नल। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए, हमारा समर्थन करिए। धन्यवाद।